एक शहर को लहूलुहान करने वाले को मिलेगी सजाए मौत। एक शहर को सुन्न कर देने वाले को कुछ ही वक्त में लटका दिया जाएगा फांसी पर। जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी कसाब को फांसी दी, शायद वही जल्लाद अब इस गुनहगार को भी सजा देगा। 22 सालों से मुंबई इंसाफ के इंतजार में थी। 22 सालों से 257 बेबस बेगुनाह लोगों के घर वाले इंसाफ के इंतजार में थे। 22 साल पहले जब मुंबई को 13 धमाके कर खून से नहला दिया गया था। सेंचुरी बाजार में बसों में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग में, एयर इंडिया की बिल्डिंग के सामने, जवेरी बाजार में धमाकों से जैसे छितर गया था हिंदुस्तान। कुछ ही वक्त बाद उस जख्मी हिंदुस्तान का दर्द शायद घटे, जब अपने ही जन्मदिन के दिन फांसी के फंदे पर झूल जाएगा ये इंसान। सजाए मौत को टालने की उसकी हर कोशिश किस तरह हुई नाकाम। क्या ये फांसी उसके आका दाऊद इब्राहिम के दिल में डर पैदा करेगी? इत्तेफाक या फिर किस्मत की अजब कहानी? देखिए IBN 7 की खास कवरेज, जन्मदिन बना मृत्यु दिन, याकूब का आखिरी जन्मदिन, जन्मदिन पर फांसी। रात भर IBN 7 लाइव रहा। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी थे जो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर जाने वाले थे, लेकिन रात का घटनाक्रम इतना नाटकीय था, इतनी सारी चीजें हो रही थी कि रात भर हमारे सहयोगी एक और शिफ्ट करते हुए यहां पर रुके और रात भर IBN 7 लाइव जो आप देख रहे थे, अगर आप नहीं देख पाए तो अभी हम आपको एक एक घटना बताते हैं रात की जो हुई है। याकूब मेमन की जो दया याचिका है, पहले रात 10 बजे ही राष्ट्रपति ने खारिज कर दी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेमन के वकील गए और उन्होंने ये कहा कि याकूब मेमन को फांसी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि दया याचिका के बाद 14 दिन का और समय मिलना चाहिए। रात भर सुनवाई चलती रही। सुबह 5 बजने में 5 मिनट पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि याचिका को हम ठुकरा रहे हैं। आखिरी रास्ता बंद हो गया। उसके साथ ही यह भी तय हो गया कि याकूब मेमन को नागपुर सेंट्रल जेल में सुबह 6:43 पर, यानी कि अब से तकरीबन 40 मिनट बाद फांसी दे दी जाएगी। याकूब मेमन का आज जन्मदिन भी है, लेकिन संयोग ऐसा है कि रात भर जो सस्पेंस बना रहा, उसके बाद आखिरकार फांसी से तकरीबन 1.25 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया कि आखिरी रास्ता भी याकूब मेमन के लिए बंद हो गया है। याकूब मेमन की फांसी की सुप्रीम कोर्ट की सजा बरकरार रखने के फैसले के बाद दिल्ली में हलचल तेज हो गई। जैसे ही महाराष्ट्र के गवर्नर ने याकूब की दया याचिका खारिज की, वैसे ही याकूब मेमन के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और गवर्नर के दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका दायर कर दी। ये सब चल ही रहा था कि खबर आई कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी याकूब की दया याचिका खारिज कर दी। रात के करीब 11 बजने को थे। अचानक से दिल्ली के कृष्ण मेनन मार्ग पर भी हलचल बढ़ने लगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं। देश के मशहूर वकील प्रशांत भूषण के साथ साथ कई वरिष्ठ वकील एक एक करके वहां पहुंचने लगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, आनंद ग्रोवर, मुंबई के वकील युग चौधरी समेत कई वकील देर रात भारत के मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू के घर पहुंचे। यहां पर एक बार आखिरी बार कोशिश की गई कि याकूब मेमन को जो फांसी की सजा हुई है उससे किसी तरीके से रोका जा सके। अपनी याचिका चीफ जस्टिस के पास दी गई। इस याचिका में ये भी अनुरोध किया गया है कि याकूब मेनन लंबे समय से जेल में बंद है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कई तरह की और भी दलीलें दी गई हैं। प्रशांत भूषण समेत याकूब के वकीलों ने नियमों का हवाला देते हुए ये मांग की। उनके मुताबिक कानूनन दोषी की दया याचिका खारिज होने के बाद उसको 14 दिन की मोहलत दी जाती है ताकि वो अपने परिवार से मिल सके। याकूब के वकीलों की दलील है कि याकूब के मामले में इस नियम का पालन नहीं हुआ।
बुधवार को उसकी दया याचिका खारिज की गई और गुरुवार सुबह को उसको फांसी दी जा रही है। इन लोगों ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में भी दाखिल कर दी थी। वकीलों के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार वहां पहुंचे और याचिका की कॉपी चीफ जस्टिस को सौंप दी और वापस चले गए। इस बीच प्रशांत भूषण और कई न्यायविदों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का भी वक्त मांगा, लेकिन ये मामला खत्म नहीं हुआ था। रात करीब 1:15 बजे तकरीबन 40 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार फिर से चीफ जस्टिस के घर पहुंचे और वहां उनसे चर्चा की और तय हुआ कि रात 2 बजे याकूब की इस याचिका पर जस्टिस दीपक मिश्रा के घर पर सुनवाई होगी। इन गतिविधियों के बीच याकूब के भाई सुलेमान भी चीफ जस्टिस के घर पहुंचे। रात के करीब 2 बजने को थे। जस्टिस दीपक मिश्रा के घर पर सब पहुंच चुके थे। वहां तय हुआ कि 3 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई करेगी। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताभ रॉय और जस्टिस पीसी पंत की बेंच सुप्रीम कोर्ट पहुंची। याद नहीं पड़ता है कि हाल के दिनों में इतनी रात में सुप्रीम कोर्ट में इतनी रात को सुनवाई हुई हो। करीब 3 बजे भारत सरकार के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के 4 नंबर अदालत में सुबह 3:20 पर सुनवाई शुरू हुई। याकूब मेमन की तरफ से प्रशांत भूषण और नित्या रामाकृष्णन ने अपनी दलील शुरू की। याकूब के वकीलों की दलील थी कि दया याचिका खारिज होने के बाद 14 दिन का वक्त मिलना चाहिए। याकूब के वकीलों ने कहा कि उसकी दया याचिका रात 10 बजे खारिज हुई और कानून के हिसाब से उसको कानूनी सलाह के लिए 14 दिन का वक्त मिलना चाहिए। सरकारी वकील ने जब याकूब के पहले की दया याचिका का हवाला दिया तो याकूब के वकील आनंद ने कहा कि पहली बार याकूब ने अपने नाम से बुधवार को दया याचिका दाखिल की थी, लिहाजा उसको वक्त मिलना चाहिए। याकूब के वकीलों ने अदालत में मांग की कि उसको 14 दिन का वक्त मिलना चाहिए। याकूब के वकील युग चौधरी ने कहा कि एक आम आदमी और आतंकवादी के लिए कानून अलग नहीं हो सकते हैं। याकूब के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का हवाला दिया, जिसका सरकारी वकील ने विरोध करते हुए कहा कि उस फैसले में 14 दिन का जिक्र नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 10 घंटे पहले जिस डेथ वारंट को मंजूरी दी गई उसको कैसे रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हैं IBN 7 संवाददाता एहतिशाम खान। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से निशात शम्सी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंसार रजा साहब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं। अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन है और हमारे साथ ईश्वर सकादे भी जुड़ चुके हैं इस वक्त, जो कि 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस का दर्द जिन्होंने देखा है, झेला है, अपने परिवार के साथ उन्होंने इसे झेला है। आज ऐसे सब लोगों के लिए क्लोजर शायद हो, क्या है ये भी उनसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले निशात आपके पास आ रहे हैं, कुछ अपडेट है आपके पास कि जब फांसी दे दी जाएगी, जिसमें अब मुश्किल से 35 मिनट का समय बचा है, उसके बाद क्या शव परिवार को लौटाया जाएगा? बिल्कुल आकाश, देखिए 2 बातें। एक तो उनकी पत्नी और बेटी मुंबई में अपने इसी घर में है जो आल हुसैनी बिल्डिंग है, वहां पर वो मौजूद है और जो आगे की विधि है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए एक वरीय अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि उनका शव सशर्त शर्त के अनुसार उनके परिवार को सौंपा जाएगा और ये सरकार ने फैसला कर लिया है। इनकी कोशिश होगी जब बॉडी है, जब वहां पर पूरी प्रक्रिया हो जाए उसके बाद तकरीबन 11 बजे के बीच वो इसे लेकर यहाँ आएंगे और उसके बाद परिवार को हैंड ओवर किया जाएगा। और दूसरी अहम बात यह भी है कि ये जो शव है वो सीधा उनके घर पर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर पुलिस के लिए ये पूरा सब कुछ मैनेज करना और यही वजह है कि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार कैंप किए हुए हैं। ज्वाइंट CP लेवल के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और देखिए सुरक्षा के इंतजाम देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़ी गाड़ियां जो है, खासतौर से क्विक रिस्पॉन्स टीम की जो गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, वो तमाम चीजें यहाँ पर लगाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी गंभीर है पुलिस और मामला बढ़ सकता है। इसे देखते हुए ये तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही है। तकरीबन मुंबई में मैंने बताया आपको पहले भी कि 24,000 फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं और भी ज्यादा फोर्स को बुलाया गया है। मतलब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है सरकार और यही वजह है कि लगातार जो इसकी संख्या है सुरक्षा कर्मियों की वो बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर महिम इलाके में जहां पर उनका शव लाया जाएगा वहां पर तकरीबन 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। ये पूरी सड़क बंद कर दी जाएगी और काफी सुरक्षा में जो उनका शव है वो पुलिस अपने साथ लेकर उनके घर पर आएगी ताकि उनका परिवार वहां
पर जाकर उनका जो आखिरी दर्शन है वो कर सके, और इसके बाद यहाँ से जहाँ भी वो उसे दफनाने की प्रक्रिया पूरा करना चाहती है सरकार, पुलिस की सुरक्षा में वो प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। बहुत कम वक्त दिया जाएगा, बहुत तय समय में ये सारी प्रक्रिया को पूरा करना है परिवार को, ये पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया है। टर्म्स बहुत सारे लगाए हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें होनी है। तो यहाँ पे देखिए जो पूरा रिहर्सल है, जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है, और आकाश ये बात अब साफ हो चुकी है कि याकूब मेमन की जो फांसी अब से कुछ देर बाद होनी है, उसके बाद परिवार जो है उनका शव, जो उनके दो भाई उस्मान और सलमान वहां मौजूद हैं, वो उसे लेकर यहाँ मुंबई आएंगे। फ्लाइट से लाया जाएगा शव, तकरीबन 11 बजे वो वहां से उड़ेंगे और यहाँ पर तकरीबन 12:20 में लाया जाएगा, और यहीं पर उनके घर के बगल में जो मस्जिद है वहां पे जो जनाजा की नमाज है वो होगी, और उसके बाद दफनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी शुरू कर दी जाएगी। आकाश। निशात हमारे साथ ही रहे, इस वक्त ईश्वर सकाड़े हमारे साथ हैं। ईश्वर, अब से तकरीबन 33 मिनट बाद नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा याकूब मेमन को दे दी जाएगी। जो 23 साल का आपका इंतजार रहा है, उसके बाद आज पहली फांसी हो रही है 1993 के केस में। आपके दिमाग में, आपके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है? मैं तो इस सरकार का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने फास्ट ट्रैक पर ये केस लाके जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाया है। ईश्वर, थोड़ा सा याद करके बताएं कि उस दिन 1993 में आपके साथ, आपके परिवार के साथ क्या गुजरा था? 1993 में ऐसा देखा जाए तो 92 में जो दंगल हुई थी उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और 92 में दंगल में मैं ड्यूटी करके घर जा रहा था, तभी दो गुटों में आपस में दंगल हो रही थी, बाजू में पुलिस थे। आपकी उम्र तब कितनी थी ईश्वर? आपकी उम्र कितनी थी और घर में कौन कौन थे? 32। तब आप 32 साल के थे? 32 थी। ठीक है, मैं 32 थी, मैं 32 उम्र का था। मुझे 6 महीने की बच्ची थी और फैमिली थी, पत्नी थी। ठीक, और फिर क्या हुआ उस दिन? किस इलाके में थे आप मुंबई के? उस दिन जब दंगल हुई थी, सब रिक्शा टैक्सी सब बंद थे, तो मैं एक पतले वाले रास्ते से खिंडेपाड़ा होके मुलुंड की तरफ से भांडुप जा रहा था। तभी मेरे आगे 2 लोग थे, उनको एक को पाँव को लगी, एक को हाथ को लगी, और मेरे को दाहिने हाथ से लग के गोली अंदर सीने में गई। अभी तक गोली अंदर है। तो ये गोली किसने चलाई थी? क्या हो रहा था उस समय? जी, दंगल हो रही थी उस समय। दंगा जारी था उस समय पे? जी हाँ, दंगा हो रहा था। ठीक है, और आज जब आखिरकार फांसी दी जा रही है तो आप अपने परिवार से क्या बात कर रहे थे? और खास तौर पे जब पूरी न्यायिक प्रक्रिया जारी थी आखिरी दिन तक, बल्कि फांसी दिए जाने के पौने 2 घंटे पहले तक, तब आप क्या सोच रहे थे? मुझे लगता है कि ये 22 बरस हुए, अभी तक जो पिछली सरकार थी उनमें अगर दिल में होता तो कब से ये न्याय मिलता था पीड़ितों को। लेकिन अभी तक जब ये सरकार ने अभी जल्दी फास्ट ट्रैक पर ये न्यायालयीन प्रक्रिया लेके मुझे लगता है पीड़ितों को न्याय दिया है। अच्छा लग रहा है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं मुझे लगता है उनको भी जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक पर लाके उनको भी सजा देनी चाहिए। भले वो देश कोई भी जाते हो, धर्म का हो, लेकिन जो देशद्रोही है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। ईश्वर, आप हमारे साथ रहें। इस वक्त हमारे और संवाददाता भी हमारे साथ हैं। सीधे चलते हैं, इस वक्त नागपुर जेल के ठीक बाहर से विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। विवेक, ये बताएं, इस वक्त जबकि आधा घंटा बचा है, याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी, इस वक्त अंदर क्या हो रहा है नागपुर सेंट्रल जेल में? बिल्कुल आकाश, देखिए आधे घंटे से भी कम समय बचा है अब याकूब मेमन की फांसी के लिए। जो डेथ वारंट उसमें साफ तौर पे लिखा है कि 6:30 से 7 के बीच में उसमें याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी। आपको बता दें कि 80% जो प्रोसेस होता है वो लगभग पूरा हो चुका है। अब जो लास्ट प्रोसेस है जिसमें याकूब मेमन को बताया जाएगा कि उन्होंने क्या गुनाह किया था और किस गुनाह के तहत
उन्हें फांसी दी जा रही है। ये जो प्रोसेस चलता है आकाश, उसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेगा, क्योंकि उन्हें एक एक गुना जो मजिस्ट्रेट वो बताएंगे कि आपने क्या गुनाह किया और किस किस गुनाह के तहत आपको फांसी की सजा दी जा रही है। उसके बाद ये जो पूरा डेथ वारंट है, जो डेथ वारंट जो इशू किया गया टाडा कोर्ट ने, वो पूरा डेथ वारंट मजिस्ट्रेट खुद पूरा डेथ वारंट पढ़ेंगे, याकूब को बताएंगे कि क्यों आपको फांसी की सजा दी जा रही है। और बताया जा रहा है कि जो शेड्यूल टाइमिंग है 6:43 पर याकूब मेनन को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा और उसकी जो बॉडी है वो तकरीबन आधे घंटे तक फंदे पर लटकी रहेगी। और तकरीबन 7:10 पर जो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद रहते हैं, जो मजिस्ट्रेट मौजूद रहते हैं, वो उसे जांच करेंगे। जो डॉक्टर की टीम मौजूद है वो उसे जांच करेगी बॉडी जो उसकी जो याकूब की बॉडी है वो जिंदा है या मरी है। जब उसकी मृत्यु घोषित करेगी उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर ही याकूब को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उसके मद्देनजर देखिए आधा घंटे से बचा, अगर मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि आपको सीन दिखाया, आप देख सकते हैं कि पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, हर एक जगह बैरिकेडिंग लगा दिए हैं। और अभी कुछ देर पहले जो जितने भी आला अधिकारी थे उन्होंने खुद पूरे जो नागपुर सेंट्रल जेल का पूरा जायजा लिया था। खुद उन्होंने जो एडिशनल डीजीपी हैं जेल की मेरन वर्मन का, खुद अपनी टीम के साथ उन्होंने पूरे जेल का जायजा लिया था कि सिक्योरिटी कैसी है। आपको बता दें कि जैसे जैसे सुबह होती जा रही है, जो पब्लिक है वो धीरे धीरे अब जेल के नज़दीक आती जा रही है, इसलिए जो पुलिस है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो पब्लिक है वो पब्लिक जो है वो जेल के ज़्यादा नज़दीक ना आ पाए। इसलिए जेल के रेडियस से तकरीबन 500 मीटर तक धारा 144 लगा दी गई है, ताकि लोग अंदर तक खड़े ना हो पाएँ। और जो लोग अंदर झुंड में आ रहे हैं या फिर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं ग्रुप में, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्योंकि आकाश एक स्पेसिफिक इनपुट जो खुफिया जानकारी महाराष्ट्र पुलिस को मिली है कि याकूब को अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोहर लगती है फांसी पर तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरह तैयार है और जितनी सुरक्षा मुंबई और पुणे में है उससे ज़्यादा सुरक्षा नागपुर में भी है। इसका दूसरा सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी पॉइंट ये भी है, क्योंकि फांसी होने के बाद जो पोस्टमार्टम होने के बाद बताया जा रहा है कि शव जो है वो मेमन परिवार को दे दिया जाएगा। उस समय नागपुर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जो बॉडी है वो नागपुर जेल से बाहर निकलकर रास्ते के से एयरपोर्ट पहुंचे। ये जो दौरान होता है, ये हालांकि नागपुर से सेंट्रल जेल से जो एयरपोर्ट की जो दूरी है वो महज 15 से 20 मिनट की है, लेकिन नागपुर पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग वो 20 मिनट रहेंगे जब याकूब की बॉडी यहाँ से एयरपोर्ट जाएगी। वो 20 मिनट के किस तरह क्राउड को कंट्रोल करना होता है, किस तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा, वो सबसे बड़ी चुनौती है नागपुर पुलिस के लिए। आकाश, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। विवेक हमारे साथ रहे, एहतेशाम सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से हमारे साथ हैं। लेकिन पहले मैं जा रहा हूं अब निशात शम्सी के पास, मुंबई में, जो याकूब मेमन के घर के ठीक बाहर खड़े हैं। निशात, ये जो 20 मिनट हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहेंगे जब नागपुर सेंट्रल जेल से एयरपोर्ट तक बॉडी को ले जाया जाएगा। निशात मेरे ख्याल से इस वक्त हमसे कनेक्टेड नहीं है, उनके पास जाएंगे, उनसे ये भी समझेंगे कि मुंबई जब बॉडी पहुंचेगी तो वहां पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत कड़े रखने होंगे। लेकिन इस वक्त आते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां से एहतेशाम खान हमारे साथ हैं। एहतेशाम, जो लोग अभी अभी जागे होंगे, जिन्होंने टीवी सुबह सुबह उठने के बाद चालू किया होगा, उनको तो ये ध्यान भी नहीं होगा कि रात भर कितना नाटकीय घटनाक्रम रहा है। ये बताएं, रात 10 बजे जब राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी, उसके बाद से रात भर क्या होता रहा? आकाश, देखिए, याकूब मेमन के जो वकील हैं उनको ये पूरा अंदाज़ा था कि उनकी जो दया याचिका है वो राष्ट्रपति के पास से खारिज हो जाएगी, इसीलिए वो पहले से ही अपनी एक याचिका तैयार करके सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में आए हुए थे। और जैसे ही ये पता चला, जब ये खबर आई कि राष्ट्रपति ने वो दया याचिका खारिज कर दी है, तो इन लोगों ने रजिस्ट्रार के पास अपनी ये अर्जी दाखिल की और ये मांग की कि जो सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि 14 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए जब राष्ट्रपति कोई भी क्षमा याचिका खारिज कर देते हैं, तो इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। लिहाजा जो आज अभी ये फांसी होने वाली है, इस पर रोक लगाई जाए। तो इसके बाद रजिस्ट्रार ने इसे फौरन मुख्य न्यायाधीश को कम्युनिकेट किया, उनको बताया। कई मुलाकातें हुई मुख्य न्यायाधीश और रजिस्ट्रार के बीच में, और देर रात करीब 1:30 बजे ये तय हुआ कि जस्टिस दीपक मिश्रा, जो कि पहले भी इस मामले को सुन चुके हैं, उनकी अगुवाई में जो बेंच है, 3 जजों की बेंच, उनको सौंपी जाएगी और 1:30 बजे के
करीब हम लोग सब वहां जस्टिस दीपक मिश्रा के घर पर पहुंचे, क्योंकि उस वक्त ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद घर पर ही सुनवाई हो, क्योंकि देर रात जब भी सुनवाई होती है तो अक्सर वो जज के घर पर ही सुनवाई हो जाती है। लेकिन वहां पर कुछ देर वकीलों से मुलाकात करने के बाद जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि यह बहुत ही संजीदा मामला है, इसलिए इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में 2:15 बजे का वक्त तय किया गया। फिर हम सारे लोग और जितने भी वकील वहां मौजूद थे सब सुप्रीम कोर्ट आए और यहां पर उस मामले की सुनवाई हुई और 5 बजे के करीब फैसला आया। आकाश, बड़ा ही नाटकीय घटनाक्रम रहा और हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, अंसार रजा साहब, जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। अंसार रजा साहब, जिस वक्त ये सारा फैसला हो गया, सुबह 5 बजने में 5 मिनट पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि याकूब मेमन की फांसी का रास्ता साफ हो गया है। उसके बाद याकूब मेमन के वकील बाहर निकले, आनंद ग्रोवर, और उन्होंने ये कहा कि उनके ओपिनियन में ये फैसला सही नहीं है। आकाश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्ट का जो फैसला वो सर आंखों पर। शाम को हम लोग यहाँ पूरे दिन आपके यहाँ बैठे रहे, तमाम बातें हो रही थी, लेकिन एक चीज़ बड़े ताज्जुब वाली बात है कि मेरे ख्याल से, अब पता नहीं कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन शायद ये पहला फैसला होगा जो इस तरह का दिन और रात जिसमें लग गए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जो है रात में उठ करके कोर्ट जा रहे हैं, रात में 1 बजे 2 बजे कोर्ट खुल रहा है, एक सोचने वाली बात है। दूसरा, मुझे ये लग रहा है, देखिए, गुनहगार जो है उसको सजा मिलनी चाहिए, वो जो चाहे कोई भी हो। एक बात जरूर हुई है इस फैसले के आने के बाद कि हम लोगों को थोड़ा सा एक उम्मीद ये जागी है, हिंदुस्तान के खासतौर से उन पीड़ित लोगों को, जो चाहे वो गुजरात में परेशान हुए हों, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगों में परेशान, एक चीज जरूर जागी कि अब इंसाफ होगा। जब यहां इंसाफ हुआ है तो फिर वहां भी इंसाफ, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए, और वही इस वक्त हो रहा है। नागपुर सेंट्रल जेल के ठीक बाहर इस वक्त हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता है। विवेक, थोड़ा कैमरा पैन करके आप अगर दिखा सके, नागपुर सेंट्रल जेल में आप जहां खड़े हैं इस वक्त क्या नजारा है, और अगर आपको जानकारी मिल रही हो, क्योंकि 6:30 का वक्त वो है जब फांसी की प्रक्रिया बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पर आ रही है, यानी तकरीबन 9 मिनट में। हाँ, बिल्कुल ठीक आकाश, आपने देखिए जो फांसी की प्रक्रिया है वो लगभग अपने आखिरी स्टेज पर है और 10 से 15-20 मिनट में याकूब को फांसी दे दी जाएगी याकूब के सेंट्रल जेल में, नागपुर के सेंट्रल जेल में। और जी जिस तरह समय नज़दीक आते जा रहा है, उसके बाद ही जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम है नागपुर के सेंट्रल जेल में वो काफ़ी ज़्यादा कड़े कर दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो पुल की सड़कों पे आ चुकी है और उनकी जो जितने भी नागपुर के डीसीपी हैं और एडिशनल सीपी हैं, साथ ही साथ जॉइंट सीपी के अधिकारी हैं, वो सड़कों पे आए हुए हैं और इस बात को वो पुख्ता करने चाहते हैं कि याकूब की फांसी के दौरान और फांसी के बाद कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो। आपको बता दें आकाश की खुफिया एजेंसी ने महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को एक स्पेसिफिक इनपुट दिया हुआ है कि याकूब की फांसी के दौरान या फांसी के बाद कोई अप्रिय घटना हो सकती है, उसके मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरह से तैयार है। और हम आपको बता दें कि ये जो अलर्ट है वो लगभग 3 दिन तक रहेगा और जितने भी एयरपोर्ट है, खासकर मुंबई और नागपुर का एयरपोर्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील एयरपोर्ट है, वहाँ की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और जो पुलिस है उन्होंने देर रात से ही पूरे शहर में नाकाबंदी करना शुरू कर दी थी और जितनी भी गाड़ियां नागपुर में एंटर हो रही थी और जेल के आसपास, परिसर के आसपास घूम रही थी, उन सभी गाड़ियों को रोककर बाकायदा चेक किया जा रहा था और सबके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे थे कि वो लोग सही हैं या गलत हैं। इसलिए कुछ देर पहले ही हमने जो क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं दिवाली, उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि वो पूरी तरह तैयार है। उन्होंने भी ये बात मानी थी कि उनके पास इनपुट्स आए हुए हैं, उसको लेकर नागपुर पुलिस पूरी तैयार है। और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग समय रहेगा वो 20 मिनट रहेगा जब याकूब की बॉडी को सेंट्रल जेल से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। उन 20 मिनट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी नागपुर पुलिस के लिए, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्स मांग के रखी हुई है। विवेक, एक बात बताएं, आप जहां पर खड़े इस वक्त, आप कह रहे थे कि लोग कोशिश कर रहे हैं नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर वहां पर आने की, लेकिन इस वक्त तो वहां पर धारा 144 लागू है, क्या उसको कड़ाई से एनफोर्स किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल आकाश, बहुत ज़्यादा कड़ाई से इसका उपयोग किया जा रहा है क्योंकि हम जिस जगह खड़े हैं वो सेंट्रल जेल से 500 मीटर के दायरे के बाहर है। अगर मैं अपने कैमरे में से बोलूँगा कि आप सामने का रास्ता आप देखेंगे तो जो बैरिकेडिंग्स लगी हुई है वो 500 मीटर के अंदर है, यानी कि जो धारा 144 लगाई गई है वो
जो सेंट्रल जेल का मेन गेट है उसके रेडियस में जो 500 मीटर का रेडियस है वहाँ पर 100 धारा लगाई गई है। वहाँ पे झुंड कोई भी नहीं लगा सकता है। अगर मैं अपने कैमरामैन से पीछे का सीन आपको दिखाने बोलूँगा तो आप देख सकते हैं जो लोगों की भीड़ है वो धीरे धीरे अब सेंट्रल जेल के आसपास बढ़ रही है, क्योंकि सुबह का मौसम, सुबह का समय और जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है कि याकूब को फांसी नागपुर के सेंट्रल जेल में ही होनी है, तो जैसे जैसे न्यूज़ सबके पास जा रही है वैसे वैसे लोगों का जो भीड़ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और पुलिस को ये उम्मीद थी कि अगर याकूब को फांसी पर मोहर लगती है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा आएगी। उसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पहले ही नागपुर सेंट्रल जेल से 500 मीटर के रेडियस में धारा 144 लगा दी थी कि ताकि जो भीड़ है, जो लोग हैं वो जेल के नज़दीक और जेल का जो मेन गेट है उसके नज़दीक ना पहुंच पाए। तो पुलिस का मानना है कि 144 लगने से उनको थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन मैंने एक बार फिर आपको कहा कि पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट वो 20 मिनट रहेंगे जब याकूब की बॉडी को नागपुर सेंट्रल जेल से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। कुछ क्लैरिटी है विवेक कि आप जहां पर खड़े हैं नागपुर सेंट्रल जेल, लगभग इसी जगह से एयरपोर्ट तक फांसी देने के बाद याकूब मेमन का शव, पार्थिव शरीर उनके रिश्तेदारों के साथ वहां से ले जाया जाएगा। क्या पूरे रास्ते में धारा 144 लगी है, कड़ी सुरक्षा उस वक्त है? आकाश देखिए, पूरे रास्ते में 144 की धारा नहीं लगेगी, सिर्फ 144 की धारा उसी जगह लगेगी जो नागपुर सेंट्रल जेल के जो मेन गेट है उससे 500 मीटर की रेंज में वहाँ पे 144 की धारा लगाई गई है। लेकिन पुलिस का मानना है कि जब बॉडी ले जाई जाएगी तो वो पूरी तरह तैयार है, लेकिन अभी कुछ भी कौन से गेट, क्योंकि नागपुर सेंट्रल जेल में 4 गेट हैं, 4 मेन गेट हैं, कि कौन से गेट से ले जाएगी, किस गेट से गाड़ी अंदर आएगी, किस गेट से गाड़ी बाहर जाएगी, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। हालांकि इस बात की जानकारी पुलिस वालों को भी नहीं दी है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आला अधिकारियों डिसाइड करेंगे कि सिक्योरिटी मेजर और प्रिकॉशनरी मेजर पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए याकूब की बॉडी को किस गेट से ले जाया जाए। अभी कुछ देर पहले ही एक टैक्सी एक टैक्सी अंदर गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि उस टैक्सी में याकूब के भाई मौजूद थे और पूरी काफ़ी पुलिस प्रोटेक्शन में वो टैक्सी जेल के अंदर गई है। माना जा रहा है उसमें उसके सुलेमान और उस्मान जो उसके भाई हैं वो जेल के अंदर गए हैं। और जो शेड्यूल टाइमिंग है लगभग 6:43 में याकूब को फांसी दे दी जाएगी। उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रतिक्रिया है तकरीबन उसमें 15 से 20 मिनट लगेगा। और ये जो पूरा जो अगर फॉर्मेलिटीज है तो 9 बजे तक माना जा रहा है कि 9 बजे तक या 9:30 बजे तक पूरी फॉर्मेलिटीज क्लियर हो जाएगी। विवेक, 6:26 हो रहा है, जो आखिरी स्टेज है फांसी की वो 6:30 से शुरू होती है। ये बताएं, रात में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था, 5 बजने में 5 मिनट पर आखिरी फैसला आया है। लेकिन इस फैसले से पहले भी डेथ वारंट के जरिए क्या क्या प्रक्रियाएं नागपुर जेल के अंदर शुरू हो चुकी थी फांसी देने को लेकर, जहां आप खड़े हैं? आकाश, मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी प्रक्रिया हो रही थी वो शेड्यूल टाइम यानी कि रात के 3 बजे से शुरू हो चुकी थी। कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी डेथ सेंटेंस पे और जो फांसी की जो सजा सुनाई गई थी उस पर स्टे नहीं लगाया था। सिर्फ क्यूरिटी पिटीशन में बहस चली थी, क्यूरिटी पिटीशन सही है गलत, उन्होंने कभी स्टे नहीं लगाया था कि फांसी की प्रक्रिया पे स्टे लगाया जाए। इसलिए जेल मैनुअल और जेल अथॉरिटी पूरी प्रोसेस की तरह उन्होंने प्रोसेस शुरू किया। ठीक 3 बजे याकूब मेमन को जगाया गया, 3:15 बजे उससे नहलाया गया, स्नान कराया गया और उसे बाकायदा नए कपड़े पहनाए गए। 3:30 बजे के आसपास उसे धार्मिक किताबें दी गई और धार्मिक जो वो प्रार्थना करना चाहता है उसके लिए उसे समय दिया गया 3:45 के आसपास। फिर उसे नाश्ता कराया गया। नाश्ते में उसे पूछा गया कि आपकी जो मनपसंद चीज़ है क्या आप खाना पसंद करेंगे, तो वो चीज़ें कैंटीन में मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद जो ये पूरा प्रोसेस है नाश्ता का और मनपसंद नाश्ते का वो 4:15 तक चला। मैं आपको बता दूं ये पूरा प्रोसेस धीरे धीरे इसलिए चल रहा था क्योंकि जेल अथॉरिटी को भी पता था कि जो प्रोसेस है उसे हर हाल में पूरा करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता है उसकी फांसी पर तो जेल अथॉरिटी को रोकना पड़ेगा। इसलिए प्रोसेस बहुत धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि पूरा अगर प्रोसेस अगर जेल मैनुअल की बात माने तो सिर्फ 1 घंटे का प्रोसेस होता है कि आज कोई भी दोषी होता है सुबह से उसे उठाया जाता है, नाश्ता कराया जाता है, उसकी धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसके बाद उससे बैरक में ले जाया जाता है। बैरक में ले जाने के बाद उसके मुंह पे बुरखा यानी कि पट्टी डाल दी जाती है ताकि वो मंजर नहीं देख पाए कि आखिरकार जो तहखाना होता है, जो मौत का तहखाना आता है वो कैसा होता है। इसलिए कोई भी दोषी को फांसी से पहले जब बैरक से निकाला जाता है तो उस पर उसके चेहरे पर पट्टी बांधी जाती है, दोनों हाथ उसके पीछे बंधे होते हैं। जब वो तहखाने के पास आता है उससे सबसे पहले जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसका जो डेथ वारंट होता है पूरा पढ़ के सुनाते हैं। ये वही डेथ वारंट होता है जो जेल अथॉरिटी दोषी के परिवार वालों को देती है कि आखिरकार उन्हें किस किस दोषी के तहत उन्हें सजाए मौत दी जा रही है।
सबसे पहले याकूब को उसमें बताया गया कि आपने क्या क्या गुनाह किया है 1993 में। हम आपको बताना चाहेंगे याकूब के ऊपर जो दोषी पाए गए थे उसमें बताया गया था कि उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी RDX दिलाना, RDX अपने व्हीकल स्कूटर और कारों में भरना, प्लांटर्स को मदद करना, पैसे की मदद करना और साथ ही साथ प्लांटर्स को हिंदुस्तान से बाहर भेजना, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत याकूब को दोषी पाया गया था। जी, ये पूरी जी, आप हमारे जो साथ ही दोषी रहे। पाए गए ये थे, देखिए उन्हें स्क्रीन पर अब हम बताया आपको गया था। दिखा रहे हैं रात भर क्या हुआ, वो घटनाक्रम जिससे अब फांसी जो अब किसी भी क्षण शुरू होनी है, आखिरी स्टेज की। रात 11 बजे प्रशांत भूषण और दूसरे वकील चीफ जस्टिस से मिलने के लिए वक्त मांगने गए। ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस के घर पहुंचे 12:15 बजे रात को। रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस के घर के बाहर निकले। 12 बजे 12:45 पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार दोबारा चीफ जस्टिस के घर पहुंचे। ये सारी प्रक्रिया ताकि आखिरी बार ये बात एक बार फिर सुनी जाए। 1:15 बजे सुबह सभी वकील चीफ जस्टिस के घर पहुंच गए। तो ये वो समय है। अब 1:45 बजे देखिए जस्टिस दीपक मिश्रा से प्रशांत भूषण ने मुलाकात की और रात के 2 बजे यह तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज रात को ही सुनवाई करेंगे। 2:15 बजे यह तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर बात हो रही थी। 2:30 बजे रात के प्रशांत भूषण और दूसरे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उसके बाद सुबह 3:05 पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, जिनको थोड़ी देर से जानकारी मिली थी, वो वहां पहुंचे। 3:20 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। आखिरी सुनवाई याकूब मेमन क्या बच सकता है उसके लिए। और सुप्रीम कोर्ट में 4:15 बजे सुनवाई खत्म हो गई। हर पक्ष को सुन लिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद 3 जजों की बेंच ने उसके बाद फैसला लेने की प्रक्रिया को शुरू किया। और जब यह चल रहा था, देखिए वहां क्या हो रहा था। सुबह 3 बजे नागपुर सेंट्रल जेल में याकूब को डेथ वारंट के तहत उठाया गया। याकूब को नहाने के लिए ले जाया गया। नहाने के बाद नए सफेद कपड़े पहनाए गए। सुबह 3:25 को याकूब को मनपसंद नाश्ता दिया गया। 3:40 पर याकूब को प्रार्थना का वक्त दिया गया। 4:30 पर सुबह 4:30 बजे याकूब को बैरक से काले कपड़े से मुंह ढककर बाहर निकाला गया। हथकड़ियां हाथ में थी, हाथ पीछे की तरफ बांधे गए। और सुबह 5 बजे यानी अभी से 1.5 घंटे पहले जब फैसला आ गया, उसी वक्त फैसला आया था और उसके बाद तहखाने की ओर उसको ले जाया गया। उसको याद दिलाया गया 1993 में क्या हुआ था। उसका जो रोल सुप्रीम कोर्ट के अंदर और साथ ही साथ दूसरे कोर्ट्स के अंदर बार बार डिस्कस होता रहा, वो भी उसे याद दिलाया गया। फांसी के वक्त जेल आईजी, जेलर, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, जल्लाद, इनके अलावा 2 गवाह भी मौजूद रहेंगे। याकूब को 2 कांस्टेबल फांसी के फंदे तक लाकर छोड़ेंगे। वो चबूतरा जिसके ऊपर आखिरी बार पांव रखता है और पांव रखने से घबराए जाते हैं बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी। नागपुर जेल के स्टाफ को अपना मोबाइल जमा करने को कह दिया गया है ताकि कोई जानकारी वहां से बाहर न जाए। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं नागपुर सेंट्रल जेल, जिसके बाहर हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता इस वक्त है। विवेक, 6:33 हो चुके हैं। 10 मिनट बाद फांसी दे दी जाएगी, लेकिन आखिरी स्टेज फांसी की इस वक्त शुरू हो चुकी होगी। हाँ बिल्कुल सही कहा आकाश आपने। देखिए जेल के कुछ अधिकारी से हमारी बात हुई है जो अंदर मौजूद है, लेकिन उस तख्ते तक जहाँ पे पूरा प्रोसीजर चल रहा है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी याकूब मेनन को अब जो तख्ता होता है, फांसी का तख्ता, वहाँ तक ले जाया गया है। अब उस पर वहाँ पे आपको बता दें कि वहाँ पे 9 लोगों की लोग मौजूद होते हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, उनके जो धार्मिक पंडित जो गुरु होते हैं वो मौजूद होते हैं, सुप्रिंटेंडेंट मौजूद होता है। उसी के साथ साथ 9 लोगों की पूरी टीम होती है जो पूरे प्रोसेस को करती है। और बताया जा रहा है कि ये जो फांसी का जो पूरा प्रोसेस है, जब याकूब को फांसी दी जा रही है उस समय पूरा जो प्रोसेस है वो वीडियो शूट हो रहा है। आपको बता दें कि कसाब के समय भी जो पूरा प्रोसेस है उससे वीडियो शूट किया गया था। इस मामले में भी याकूब मेमन को जो फांसी दिया गया, पूरा वीडियो शूट हो रहा है कि क्या क्या प्रोसेस है, किस किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। और माना जा रहा है कि 6:43 जो शेड्यूल टाइमिंग है उस पर
याकूब मेमन को तख्ते पर बैठाया जाएगा और फांसी के फंदे पर उसको झुला दिया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट ये आ रहा है कि कांस्टेबल बी शिंदे जिन्होंने अजमल कसाब को फांसी दी थी, वही बी शिंदे आज याकूब मेमन को भी फांसी दे रहे हैं और वो बाकायदा या पुणे केवड़ा जेल से उन्हें 2 दिन पहले ही नागपुर के सेंट्रल जेल में बुलाया गया है और बताया जा रहा है कि शिंदे बिल्कुल तैयार हैं और याकूब को फांसी देने के लिए अब कुछ ही क्षण या बोल सकते हैं कुछ ही मिनट बाकी हैं याकूब को फांसी देने के लिए। जो मैनुअल के हिसाब से है, जो पट्टी जो चेहरे पे जो ढका जाता है उसकी वजह भी आकाश, उसमें बताया जाता है कि जिसकी फांसी दी जाती है उसके मन में वो मंजर देखना नहीं चाहता है कि आखिरकार फांसी कैसी होती है, फांसी का तख्ता कैसा होता है। उसके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है, इसलिए किसी भी दोषी को फांसी दी जाती है जब वो उसे बैरक से बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर पट्टी बांधी जाती है ताकि वो खौफनाक मंजर देख न सके और साथ ही साथ जो हाथ होते हैं उसके पीछे की तरफ बांधे जाते हैं ताकि जब उसमें जब वो फांसी के फंदे पर लटके जो अगर उसे जो तरपाहट होती है उससे वो ज़्यादा हिलडुल न सके। आपको बता दें फांसी के फंदे पर कम से कम याकूब मेमन को आधे घंटे तक लटकाया जाएगा। आधे घंटे बाद बॉडी को निकाला जाएगा। उसके बाद जो डॉक्टर की टीम वहाँ पे मौजूद है वो इस बात की पुष्टि करेंगे कि याकूब की मौत हुई है या नहीं और अमूमन देखा जाता है कि आधे घंटे तक मौत हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी डॉक्टर की टीम है जो पहले से नागपुर सेंट्रल जेल में मौजूद है, बाकायदा 5 डॉक्टरों की टीम है जो याकूब का पोस्टमार्टम करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन आधा से पौन घंटे का समय लग सकता है और जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस प्रोसेस में 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। तो माना जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास या 10:15 बजे के आसपास मेमन परिवार याकूब के बॉडी को एम्बुलेंस में निकालकर यहाँ से सीधे एयरपोर्ट ले जाएंगे और माना जा रहा है कि 11:05 की फ्लाइट है जेट एयरवेज, उसमें उनकी टिकट्स बुक हैं और बाकायदा उनके कॉफिन भी बुक है जो 12:30 पर मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेगा और मुंबई एयरपोर्ट से जो माहिम की दूरी है जहाँ उनका घर है अल हुसैन वो महज 20 से 25 मिनट की दूरी है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो 2 बजे तक वहाँ होगा। लेकिन इस पूरे मामले में नागपुर पुलिस के साथ साथ मुंबई पुलिस ने और जेल अथॉरिटी ने काफ़ी बड़ी बड़ी कंडीशंस रखी हैं कि आपको किस कंडीशन में बॉडी दी जाएगी। हालांकि कंडीशन की ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है लेकिन कंडीशन में साफ तौर पे किया गया जो भी प्रोसेस है, जो भी आपकी धार्मिक तरीके से हो रहा है उसे तुरंत विवेक हमारे साथ ही रहे। विवेक हमारे साथ ही रहे। ईश्वर सकाडे इस वक्त हमारे साथ है। 1993 के बम धमाके जब हुए थे उस वक्त वो मुंबई में ही थे। ईश्वर, ये बताएं, फांसी अब किसी भी वक्त दे दी जाएगी, जो आखिरी स्टेज है वो आ चुकी है और खास तौर पे वो जो क्षण होता है जब चबूतरे के बिल्कुल पास पहुंचता है, बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत करीब से फांसी होते हुए देखी, वो कहते हैं कि जेल के कमरे से फांसी के चबूतरे तक तो आदमी काफी सोचता है कि हाँ मैं जा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल चबूतरे के पास जाकर जब वो आखिरी कदम रखना होता है तो उसके पांव नहीं उठते हैं। आज ऐसे समय में जो आप मुड़कर देख रहे हैं तो आपके दिल पर क्या गुजर रही है? और ये देखिए, आपके पास आऊं उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। सूत्रों के आधार पे ये जानकारी आ रही है, याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। इस वक्त निशात शमसी हमारे साथ है इस जानकारी के साथ। निशात शमसी, 22 साल की न्यायिक प्रक्रिया और आखिरकार याकूब मेमन को अब फांसी दे दी गई है, नागपुर जेल के सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल आकाश, देखिए सूत्रों की माने तो 6:35 जो तय वक्त था वहां पर फांसी दे दी गई है। 6:13 के करीब उनको फांसी वाले कमरे के पास में लाकर खड़ा किया गया था और उसके बाद 6:35 जो तय समय था उसी तय समय पर ये फांसी दे दी गई है। तकरीबन 9 लोगों की मौजूदगी में ये पूरी प्रक्रिया है जो वो पूरी की गई। जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने पहले डेथ वारंट पढ़ के सुनाया याकूब मेमन को और उसके बाद ये जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई। देखिए जो 9 लोग थे उसमें जेल आईजी के साथ साथ कई और जो दूसरे लोग थे, इसमें गवाह, साथ में जो जेल प्रशासन के अधिकारी वो भी वहाँ मौजूद थे और उसके बाद 6:35 करीब ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर दी गई। आकाश, अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो याकूब मेमन की जिस तय वक्त फांसी की समय तय किया गया था उसी समय पर जेल प्रशासन ने नागपुर जेल के अंदर उनको फांसी दे दी है। ये बड़ी खबर आपको अभी अभी दे दें कि आखिरकार याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। 6:30 बजे का समय उनके वकील बोल रहे थे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया कि आखिरी रास्ता बंद हो गया है, वो सुबह 5 बजने में 5 मिनट पर हुआ और अभी अभी ये जानकारी आ रही है
सूत्र IBN 7 को ये बता रहे हैं कि याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। निशात शम्सी ये बताएं कि जो आखिरी वक्त था उसमें आप कह रहे हैं 9 लोग साथ में थे, इन 9 लोगों में कौन कौन होते हैं? बिल्कुल, देखिए आकाश, उस वक्त 2 गवाहों के साथ मैजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा जेलर वहां पे जो अधिकारी हैं जो इस पूरे प्रक्रिया को पूरा करा रहे थे वो थे। उसके अलावा एक DYSP को वहां रखा गया था। इसके अलावा 2 गवाह वहां पर थे। तो ऐसे में कुल 9 लोग जो थे वो वहां पर मौजूद थे और उन्हीं की निगरानी में ये फांसी जो है प्रक्रिया जो है वो पूरी कर दी गई है। 6:35 पर ये फांसी की प्रक्रिया है वो की गई है। जो अब तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगेगा ये बाकी जो आगे प्रक्रिया है वो पूरी करने में। लेकिन इस पर जो हमारे जेल सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो तय वक्त थी 6:35 पर, उसी तय वक्त पर ये फांसी की जो प्रक्रिया है वो ठीक है। निशात हमारे साथ रहे। अब सीधे चलते नागपुर जेल के ठीक बाहर, नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर विवेक गुप्ता हमारे संवाददाता मौजूद हैं। विवेक गुप्ता, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। बिल्कुल ठीक आकाश, आपने देखिए डेथ वारंट में साफ तौर पे लिखा था कि 6:30 से 7 के बीच में कभी भी फांसी दे दी जाएगी। जैसे ही 6:30 बजे तो उसमें जो मैनुअल के हिसाब से था जो डेथ वारंट पे लिखा था उसको जेल अथॉरिटी ने पूरा बकायदा निभाया और 6:30 बजे के बाद कभी भी फांसी देने की बात जो कही जा रही थी, ठीक 6:35 पर याकूब को फांसी दे दी गई है। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बचा है कि जब उसकी बॉडी को लगभग आधे घंटे तक वो हैंग किया रहेगा, आज 7:05 या 7:10 में बॉडी को निकाला जाएगा। उसके बाद जो डॉक्टर की टीम है वहाँ पर वो इस बात की पुष्टि करेंगे कि याकूब की मौत हुई है नहीं। पुष्टि होने के बाद उस पर उसका डेथ सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम जो जेल है उसके अंदर ही होगा। 5 लोग की डॉक्टरों की टीम देर रात नागपुर सेंट्रल जेल पहुंच चुकी थी। अब उसका जो पोस्टमार्टम होगा वो किया जाएगा। इस प्रोसेस में लगभग आधे से पौन घंटा लगेगा और बताया जा रहा है कि जो जेल अथॉरिटी के अंदर जो सूत्र बता रहे हैं उनके परिवार है, जो उनके 2 भाई उस्मान और सुलेमान 5:30 या 6 बजे के आसपास ही काफ़ी सुरक्षा में जेल परिसर में अंदर जा चुके हैं। अब खाली एक जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो उनको पूरा करना पड़ेगा, जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय जा सकता है। और बताया जा रहा है कि 10 से 10:15 के बीच में दोनों भाई याकूब मेमन की बॉडी को लेकर मुंबई के लिए रवाना होंगे। आकाश, ये सबसे बड़ी खबर आपको अभी बता दें जो नागपुर सेंट्रल जेल से अभी आ रही है कि याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। डेथ वारंट में समय लिखा था, जैसे कि अभी नागपुर सेंट्रल जेल के ठीक बाहर से विवेक गुप्ता हमारे संवाददाता बता रहे थे। 6:30 से 7 के बीच का वक्त था। सुप्रीम कोर्ट में भी याकूब मेमन के वकीलों ने कहा था कि 6:30 के आसपास उसे फांसी दी जाएगी और ये कंफर्मेशन हम आपको सूत्रों के आधार पर दे रहे हैं। सुबह 6:35 पर याकूब मेमन को नागपुर सेंट्रल जेल के अंदर फांसी दे दी गई है। एक बार वापस चलते हैं विवेक गुप्ता के पास। विवेक, आप ये कह रहे हैं कि फांसी दी गई, उससे थोड़ी देर पहले याकूब मेमन के परिवार के लोग जो कि एक होटल में थे नागपुर के अंदर ही, उनमें से कुछ नागपुर जेल के अंदर गए थे। बिल्कुल सही कहा आकाश, आपने देखिए जो उनके भाई हैं सुलेमान और उस्मान, वो टैक्सी में आए थे और टैक्सी जहां पे हम खड़े हैं, मैं आपको रास्ता दिखाना चाहूँगा। इसी के रास्ते आप देख सकते हैं जो पुलिस वाले खड़े हैं, वो टैक्सी बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन में वो टैक्सी गई थी। फिर जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की जेल अथॉरिटी के अंदर अपने सूत्रों से बात की, तब उन्होंने इस बात की पुष्टि की उनके भाई उस्मान और सुलेमान जेल के अंदर पहुँच चुके हैं। हालांकि वो अभी जो जेल प्रोसीजर है उसके अंदर तो हैं, लेकिन याकूब को बॉडी लेने में उनका थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। डेथ वारंट में साफ तौर पर लिखा था कि याकूब को फांसी 6:30 और 7 के बीच में कभी भी दी जा सकती है। तो जेल अथॉरिटी के जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा डेथ वारंट जो टाडा कोर्ट ने इशू किया था उसको उन्होंने बाकायदा माना और ठीक 6:30 बजे के बाद याकूब की फांसी की तैयारी की और 6:35 पर याकूब को फांसी दे दी गई। आपको बताना चाहेंगे आकाश, याकूब को फांसी देने वाला जी हमारे साथ ही रहे। मैं यही देख रहा था इस वक्त आप जहां खड़े और ये जो विजुअल्स आप नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर दिखा रहे हैं, इन विजुअल्स को भी थोड़ा सा दिखाएं स्क्रीन पर स्प्लिट करके, क्योंकि लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वहां से जा रहे हैं। इनमें से कई लोगों को ये इल्म नहीं होगा, अंदाजा भी नहीं होगा कि इस वक्त इतनी बड़ी घटना हो गई है। 22 साल के इंतजार के बाद याकूब मेमन को आखिरकार फांसी दे दी गई है और सुबह 6:35 पर यह फांसी दी गई। यहां से आप विवेक गुप्ता कुछ और महत्वपूर्ण बोलना चाह रहे थे, जी बोलें।
आकाश, हम आपको बताना चाहेंगे कि याकूब मेमन को फांसी देने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि वो पुलिस कांस्टेबल है जिसने 26 शिकारी आतंकी हमला के सबसे बड़े जो सबसे बड़ा गुनहगार था अजमल आजमी कसाब को फांसी दी थी। और बाकायदा उससे 3 दिन पहले ही उस कांस्टेबल को पुणे के एवड़ा जेल से नागपुर के सेंट्रल जेल बुलाया गया था। उस कांस्टेबल का नाम बी शिंदे है और बताया जा रहा है कि उसी ने ही याकूब को फांसी दी है और बाकायदा वो ट्रेंड है कि किस तरह फांसी देनी है और किस तरह नहीं। और इस पूरे प्रोसेस के बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे। और जो आप आकाश बात कर रहे थे कि लोग नॉर्मल हैं, हम आपको बताना चाहेंगे ये जो रास्ता है जहाँ पर नागपुर का सेंट्रल जेल है, ये एक हाईवे है। तो ये जो पूरा हाईवे है जो वर्धा से सांगली की तरफ जाता है, तो जो लोग अभी आप देख रहे हैं वो सिटी के साथ साथ हाईवे में जाने वाले लोग भी हैं। और पुलिस वालों का साफ तौर पर कहना है कि जो कोशिश की जा रही है, जो इनसाइडर हैं जो नागपुर को शहर उसको जानते हैं अच्छे से, उनकी भीड़ ज़्यादा जेल के पास इकट्ठा ना हो। अगर मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा तो आप उधर देख सकते हैं जो पुलिस का काफ़ी ज़्यादा बंदोबस्त वहाँ पर लगा हुआ है। कुछ लोग भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें समझा रही है कि वो भीड़ इकट्ठा कोशिश करने की ना करें, क्योंकि धारा 144 है वो महज जो सेंट्रल जेल का जो गेट है वो सिर्फ 500 मीटर के अंतर्गत लगा हुआ है। अगर किसी ने भी रूल्स रेगुलेशन तोड़ने की गुस्ताखी की तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आकाश, हमारे साथ ही रहे इस वक्त मुंबई से याकूब मेमन के घर के ठीक बाहर से निशात शमसी भी हमारे साथ हैं। निशात, क्या आपके सूत्र कुछ और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं? सुबह 6:35 पर हम ये कंफर्म कर रहे हैं सूत्रों के आधार पर कि याकूब मेमन को आखिरकार फांसी दे दी गई है। थोड़ा और विस्तार से जानकारी दें निशात शमसी। बिल्कुल, देखिए आकाश, जो सूत्र है उनके मुताबिक तकरीबन 6:35 जो तय वक्त था उसी वक्त पर ये फांसी की प्रक्रिया दी गई है, पूरी की गई है। 6:12 के करीब उन्हें जो फांसी वाली जगह है वहां पर लाया गया और उसके बाद वहां पर मैजिस्ट्रेट ने डेथ वारंट पढ़ के सुनाया। और उसके बाद जो प्रक्रिया है, जो जल्लाद वहां मौजूद थे उन्होंने पहले जो उनके हाथ पीछे बांधे गए, चेहरे पे काला कपड़ा डाला गया और उसके बाद जो फांसी की प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई है। देखिए, जो पहले से तय था कि तकरीबन 6 से 7 के बीच का जो समय दिया गया था, टेंटेटिव समय जो डेथ वारंट पे दिया गया था और कहा जा रहा था कि सूरज निकलने से पहले ये पूरी प्रक्रिया करनी है, तो 6:35 का ये पूरा वक्त तय किया गया था और उसी वक्त पर ये पूरी प्रक्रिया पूरी भी की गई है। लेकिन आकाश, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा हलचल जो है माहिम इलाके में, जो उनके घर के आसपास का इलाका है, वहां पर काफी ज्यादा हलचल बढ़ चुकी है। यहाँ पर भी लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए थे और जैसे ये खबर आई है कि जो फांसी की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, उसके बाद यहाँ भी काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है। हालांकि यहाँ पे जो पुलिस के लिए चुनौती है वो ये कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखे। फिलहाल इस पूरे रास्ते को खाली करा दिया गया है। पहले यहाँ पर काफी ज्यादा गाड़ियां लगी थी, तमाम लोगों को बाहर कर दिया गया है, इस रोड को ब्लॉक करने की तैयारी कर दी गई है और ये भी साफ हो गया है कि अब जो उनका शव है परिवार को सौंपा जाएगा। लेकिन एक बात और है कि देखिए, ये जो फांसी की प्रक्रिया होती है उसके बाद तकरीबन 30 मिनट का वक्त जाता है, जिसके बाद पोस्टमार्टम होगा, वहां पर पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद जाकर ये शव जो है कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उनके परिवार को दी जाएगी। सुलेमान और उस्मान, जो उनके 2 भाई वहां पर हैं, वो वहां पर आएंगे और वो उनकी बॉडी को क्लेम करेंगे और ठीक पुलिस सिक्योरिटी में नागपुर से उनका शव जो है यहाँ मुंबई लाया जाएगा। तकरीबन 11 बजे की फ्लाइट है, उससे यहाँ लाने की बात कही जा रही है और यहाँ पर 12:30 करीब वो पहुंचेंगे। घर पर लाया जाएगा शव, चूंकि उनकी पत्नी जुबैदा और बेटी जुबैदा और पत्नी रहीम जो है वह भी घर पर है, उनकी माँ है, परिवार के दूसरे लोग हैं, यहाँ पर वो भी जो विधि है वो शुरू हो गई है। मैंने पहले ही बताया था कि देखिए, परिवार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा इत्मीनान नहीं था कि उन्हें कोई राहत मिलने वाली है। यही वजह है कि यहाँ पर जो तैयारी थी उन्होंने पहले से करनी शुरू कर दी थी और जैसे ही आज सुबह सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, उसके बाद उनकी जो तमाम उम्मीदें थी वो खत्म हो गई थी और उसके बाद ये साफ हो गया था कि परिवार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हालांकि जो परिवार रिश्तेदार के लोग हैं वो कल से ही उनके घर पर जमा है, कई लोग उनके घर में अभी मौजूद हैं, आलू सैनी इमारत जहां पर ये पूरा परिवार रहता है। कई लोग वहां पर कल ही शाम को जब सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुआ था उनका प्ली, वहां उसके बाद यहाँ आना शुरू हो गए थे। लेकिन अब यहाँ पर यह तय हो गया है कि याकूब मेमन की जो फांसी की प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई है और जाहिर तौर पर अब परिवार उनके शव के लिए को मुंबई लाएगा, जहां पर तय कार्यक्रम के अनुसार उनका पहले नमाज जनाजा होगा और उसके बाद जो कफन दफन की विधि है वो पूरी की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो मुंबई पुलिस की चुनौती है वो लॉ एंड ऑर्डर की है। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि निशात, जो आप कह रहे हैं बात महत्वपूर्ण है। तो जो नागपुर सेंट्रल जेल है वहां से एयरपोर्ट का 20 मिनट का जो रास्ता है वो काफी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। लेकिन एक बार जब नागपुर से एयरलिफ्ट करके पार्थिव शरीर याकूब मेमन के रिश्तेदारों के साथ मुंबई पहुंचता है तो वहां से जो रास्ता है
याकूब मेमन के घर तक जहां आप खड़े हैं अभी, ये कितना लंबा है? बिल्कुल, ये तकरीबन 25 मिनट का रास्ता ये भी है। अगर पूरी तरह से ट्रैफिक क्लियर मिलती है तो मुंबई में चूंकि जिस वक्त आने की उम्मीद है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की उम्मीद नहीं है आकाश, और जाहिर तौर पर पुलिस पूरी तरह से सिक्योरिटी जो है वो उस पूरे शव को देती रहेगी और पायलट करके घर पर लाएगी, क्योंकि वो जानती है कि कहीं भी छोटी चूक एक बड़ा हादसा की शक्ल में तब्दील हो सकता है। पुलिस बार बार ये कह रही है कि परिवार को हमने कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं उनके सामने, और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अब उन्होंने को शव देने की जो बात है वो स्वीकारी है और उन्हें शव दिया जा रहा है। परिवार ने भी उनको इस बात का पूरा भरोसा दिलाया है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, जो वक्त तय किया जाएगा उसी वक्त ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी और उसी हिसाब से आगे काम होगा। मतलब तकरीबन 2 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए, ऐसी उम्मीद खुद मुंबई पुलिस को भी है, क्योंकि ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए यहाँ मौजूद है, वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और उनके परिवार से बात करने की जिम्मेदारी उनको थी। तो उन्होंने जो बातचीत की है उनके जीजा से और उनके घर के जो दूसरे लोगों से, उन्हें भरोसा दिलाया है कि जब यहाँ पर शव आएगा तो जितनी जल्दी हो सके वो इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे और उसके बाद शांतिपूर्वक ढंग से जो उनकी कफन दफन की विधि है वो पूरी की जाएगी। निशात हमारे साथ रहे, विवेक भी हमारे साथ है नागपुर सेंट्रल जेल के ठीक बाहर से, और 1993 मुंबई धमाकों के पीड़ित ईश्वर सकाड़े इस वक्त हमारे साथ हैं। ईश्वर, ये बताएं कि 22 साल बाद आखिरकार ये वो समय है जब भारत का जो पहला बड़ा आतंकी हमला था उसमें पहली बार अब किसी को फांसी होने जा रही है 22 साल बाद। इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? जी, 22 साल के बाद तो बड़ी लंबी देर हो गई है, बहुत ज़्यादा समय बीत गया है। मुझे लगता है जो आतंकवादी है, जो देशद्रोही है, उनके लिए एक सुपर फास्ट कोर्ट चलाना चाहिए कि जो जल्दी से जल्दी पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। ईश्वर, एक बात बताएं कि और मुझे लगता है अभी जबकि फांसी हो गई है, क्या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दर्द कुछ कम हुआ है, एक क्लोजर है कि चलो आखिरकार इंसाफ हुआ? जी, थोड़ा सा दर्द कम हुआ है, लेकिन जो और बाकी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी फांसी होना चाहिए, उनको सजा दंड होना चाहिए, सजा होना चाहिए। बाकी जो लोग बचे हैं उनको भी तो सजा होनी चाहिए। ये तो अभी झांकी है, अभी मुझे लगता है बहुत कुछ बाकी है। मुझे लगता है ये सरकार और लोगों को भी, जो देशद्रोही जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने दंगल ब्लास्ट में और लोगों को मारा है, 257 लोगों को मारा है, मुझे लगता है उनको भी ये दंड देना चाहिए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, ईश्वर याद दिला रहे हैं कि अभी टाइगर मेमन बाकी है, अभी छोटा शकील बाकी है, अभी दाऊद इब्राहिम बाकी है। ये वो देश के दुश्मन है, 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी हैं जो अभी तक खुले घूम रहे हैं। उन्हें देश में वापस लाकर न्यायिक प्रक्रिया से गुजारकर उनको सजा देना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन आइए एक बार वापस लौटते हैं सीधे नागपुर सेंट्रल जेल, जहां से हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। विवेक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि सूत्र ये कंफर्म कर रहे हैं, आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है, जैसा कि हम सूत्रों के आधार पर बता रहे हैं कि याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है उसी जेल के अंदर जहां आप अभी खड़े हैं। बिल्कुल शेख आकाश, आपने देखिए जिस तरह हमारे संवाददाता निशात में बताया था कि जो पूरी फांसी की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, इसलिए आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन जेल अथॉरिटी के जो बाहर और कुछ लोग अंदर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि डेथ वारंट में जो लिखा था 6:30 के 7 के बीच में याकूब को फांसी दे दी जाएगी। तो डेथ वारंट के हिसाब से, क्योंकि डेथ वारंट टाड़ा कोर्ट ने इशू किया था तो उन्हें हर हाल में उन्हें पालन करना था, तो उसमें 6:30 के बाद ही वो प्रोसेस शुरू हुआ और 5 मिनट के अंदर ही 6:35 में याकूब को फांसी पर टांग दिया गया। अब सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है कि अब उसे निकाला जाएगा, उसकी पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसकी मेडिकल जांच की जाएगी क्योंकि उसकी डेथ पुष्टि की हुई है कि नहीं हुई है, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ में माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। और फांसी से पहले ही, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 4:55 पर अपनी आखिरी मोहर लगाई कि याकूब मेमन को फांसी होनी है, उसके बाद ही 5:30 बजे के आसपास याकूब के दोनों भाई पुलिस प्रोटेक्शन में नागपुर सेंट्रल जेल पहुंचते हैं और बताया जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है पोस्टमार्टम का और लीगल फॉर्मेलिटीज़ का, वो 1 से 1.5 घंटे तक लगेगा। और
9:30 या 10 बजे के आसपास दोनों भाई याकूब की डेड बॉडी को लेकर यहाँ से पुलिस प्रोटेक्शन में, काफ़ी पुलिस प्रोटेक्शन में, एम्बुलेंस में एयरपोर्ट जाएंगे। वहाँ से इस बॉडी को लिफ्ट करके मुंबई ले जाया जाएगा। आकाश, विवेक हमारे साथ ही रहे। 1993 मुंबई धमाकों के पीड़ित ईश्वर हमारे साथ है अभी। ईश्वर, एक बात बताएं कि जिस तरह से रात भर प्रक्रिया जारी रही, कोशिश आखिरी वक्त तक होती रही कि कैसे याकूब मेमन को फांसी के तख्ते से बचाया जाए, ये जो लंबी प्रक्रिया चली, उसके बाद आखिरकार अब हम ये जानकारी दे रहे हैं कि फांसी याकूब मेमन को दे दी गई है। क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया एक कड़ा संदेश भेजेगी आतंकवादियों को? भविष्य में अगर फिर कोई याकूब मेमन की तरह अपने घर में बम बनते हुए देखेगा तो वो जानकारी देगा पुलिस को जाके, वो कहेगा कि मैं इस गलत काम में शामिल नहीं हूंगा। जरूर जरूर जरूर, मुझे लगता है ये संदेश और भी लोगों को जाएगा और ऐसा होना ही चाहिए। जो देशद्रोही है, जो आतंकवादी है, उनको ये संदेश जाना चाहिए। ऐसी घटना बार बार नहीं होगी और वो लोग सबक लेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक आदमी से सारा परिवार को तकलीफ होती है और सारे समाज को तकलीफ होती है और इससे वो लोग मुझे लगता है कुछ तो सबक लेंगे वो लोग। ईश्वर हमारे साथ ही रहे। मुंबई चलते हैं, याकूब मेमन के घर के ठीक बाहर इस वक्त निशात शमसी हमारे संवाददाता है। निशात, जो फांसी दी गई याकूब मेमन को, जो हमें सूत्र बता रहे हैं, ठीक 6:35 पर उसे फांसी पर लटका दिया गया और फांसी पर लटकाने वाला वही व्यक्ति था बाबू जल्लाद जिसने कसाब को भी टांगा था। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी जाती है क्योंकि बहुत सेक्रेटिव होता सारी चीज़, लेकिन जो सूत्र है उनके मुताबिक बाबू जल्लाद को ही इस पूरे काम में लगाया गया था और उसने ही इस पूरी प्रक्रिया को पूरी की है। देखिए महाराष्ट्र में बहुत कम ऐसे जल्लाद बचे हैं जो इस प्रक्रिया को करते हैं। फांसी देने का काम सिर्फ 2 ही जेल में की जाती है, एक तो पुणे का यरवड़ा जेल और दूसरा नागपुर सेंट्रल जेल। कहा यह जा रहा था कि जब ये तैयारी शुरू की गई थी तो सबसे पहले बाबू जल्लाद से ही सरकार ने संपर्क साधा था और उसके बाद जेल प्रशासन के रिक्वेस्ट पर बाबू जल्लाद ने हामी भरी थी और उसने ही इस पूरी प्रक्रिया को पूरी की है। देखिए कल रात को ही वो नागपुर जेल पहुंच गया था और वहां पर लगातार जो रिहर्सल है वो की जा रही थी कल सुबह से ही, और अब जब जो तय वक्त था उसी के हिसाब से उसने जो नॉर्म्स होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, उसको फॉलो करते हुए उसने अपनी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी है। देखिए लेकिन अभी भी 30 मिनट का वक्त होता है। जब फांसी दी जाती है आकाश के बाद 30 मिनट तक जो शव है वो उसी तरह से फंदे से झूलता रहता है। ये एक जो मैनुअल है उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने डॉक्टर इस बात की पुष्टि करता है कि जिस शख्स को फांसी दी गई है उसकी मौत हो गई है। उसके बाद वहां पर जेल में जो सिविल अस्पताल, जो जेल में ही आकर वहां पर पोस्टमार्टम करेंगे और जो पूरी जानकारी है, जो पोस्टमार्टम प्रक्रिया है वो वहीं जेल के अस्पताल के अंदर ही की जाएगी। उसके बाद जेल प्रशासन जब तमाम कागजी कार्रवाई पूरी कर लेगा तब जाके परिवार को इस बात के लिए सूचित किया जाएगा कि वो अब शव के लिए अपना क्लेम कर सकते हैं और वहां पर भी मजिस्ट्रेट के सामने एफिडेविट और दूसरी तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो की जाती है और इस पूरे प्रक्रिया में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का और वक्त जाएगा। तो ये तय है कि 10, सवा 10, साढ़े 10 के बीच में ही परिवार को ये शव मिल पाएगा। 11 बजे की बात कही जा रही है कि ये जो परिवार, जो दो भाई हैं उनके, वो बॉडी को एयरलिफ्ट करा के यहाँ मुंबई लाएंगे और 2 से 2.5 के बाद जो उनकी कफन दफन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी कर ली जाएगी। आकाश जी, हमारे साथ ही रहे निशात और नागपुर सेंट्रल जेल से विवेक भी हमारे साथ हैं, लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त दिव्या अय्यर हमारे साथ जुड़ रही हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की सीनियर रिसर्चर है। दिव्या, इस समय देश में जो मूड है बहुत अलग है, वो ये कि 22 साल बाद ही सही आखिरकार फैसला हुआ, आखिरकार इंसाफ हुआ और जिसने मासूमों को मार डाला था उसे फांसी की सजा हो गई है, लेकिन एमनेस्टी की पोजीशन अलग है। जी, मुझे आज बहुत ही दुख और निराशा के साथ ये कहना पड़ा है कि भारत ने एक बार फिर किसी की फांसी की सजा मुकम्मल करके, और 3 साल में तीसरा है ये, उसको मुकम्मल करके ये साबित कर दिया कि वो उन गिने चुने देशों में अब रह गया है जो अभी भी इस क्रूर सजा को अपने कानून में रखते हैं, ये सोचते हुए इस गलतफहमी में किसी एक इंसान को फांसी पे चढ़ा देने से इंसाफ हो जाएगा या फिर आतंक समाज से खत्म हो जाएगा। अगर आप देखें तो एक देश या एक समाज क्यों फांसी की सजा चाहता है?
एक, क्या वो ये समझता है कि उसके होने से एक डिटरेंस फैक्टर आएगा कि और लोग इसको नहीं करेंगे? खैर, इसके लिए बहुत साइंटिफिक स्टडीज और शोध हो चुका है दुनिया भर में। हमारे साथ ही और मैं आपको जानता हूं कि आप उसको चैलेंज करना चाहेंगे। शोध ये साबित करता है कि वो नहीं है। ठीक है, उस पर आपकी क्या रिसर्च है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन 1993 के मुंबई बम धमाकों के पीड़ित ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर, आपको ऐसा लगता है कि अगर उम्र कैद दी जाती तो भी वही संदेश जाता जो कि ये फांसी देकर जा रहा है? हेलो जी जी, आप बोले। जिसने दुख झेला है उसको मालूम होता है कि दुख क्या होता है, जिसने दुख नहीं झेला है उसको क्या मालूम कि दुख क्या होता है करके। मुझे लगता है कि ये जरूरी है, फांसी देना जरूरी है कि और लोगों को संदेश जाएगा। 257 लोग अगर मर जाते हैं, एक आदमी मार सकता है, वो लोग मार सकते हैं, तो ऐसी घटना कम से कम तो हो जाएगी इस वजह से। हेलो दिव्या, एक बड़ा सवाल उठा रहे ईश्वर और ये कह रहे हैं कि जब आपके किसी रिश्तेदार की मृत्यु होती है, आपने आसपास देखा होता है कि किस तरह से मासूमों की मौत के जिम्मेदार कुछ लोग हैं, उनको जब सजा दी जाती है तो उस वक्त आज जिस तरह से अब फांसी हो चुकी है तो एक क्लोजर होता है और साथ ही साथ समाज में कड़ा संदेश जाता है। आप इसको कैसे काउंटर कर रही हैं? मैं ईश्वर जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। बहुत सारे परिवार ऐसे, और हमारी सहानुभूति उनके साथ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन परिवारों के साथ भी बहुत तरह के काम करता है और ये बिल्कुल सही है कि जितने परिवारों का दर्द है या उनकी सफरिंग है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। जो आवाम का गुस्सा होता है ऐसे सब टेरर अटैक्स के बाद या फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बाद, वो भी बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि क्या गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। गुनहगार को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ सजा की तीव्रता पे चर्चा हो रही है और क्या ऐसी सजा एक देश क्या संदेश देना चाहता है, उस पे मैं बात करना चाहूंगी। इस बात के लिए नहीं कि परिवारों को कैसा लगता है, बिल्कुल उनका हक है, उनका दर्द है, वो उससे गुजरे हैं, ईश्वर जी से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन क्या देश एक क्रूर सजा को इसलिए रखेगा, स्पेशली ऐसे देश में जहां सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं, पूर्व हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज और हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी ये बोल चुके हैं कि लगता है कि इस देश में जिस तरह से कार्यप्रणाली चलती है और कानूनी कार्रवाई चलती है, ऐसा लगता है जैसे फांसी की सजा आरक्षित की गई हो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनके लिए। दिव्या, ये बड़ी अजीब सी बात आप कह रहे हैं। एक बात बताइए दिव्या, आप दिल पे हाथ रखकर कहें, भगवान न करे, मगर अगर आपके परिवार में से किसी के साथ ऐसा हुआ होता 1993 के अंदर और उसके बाद आपको मालूम है कि इस आदमी के घर पे बम बना है, आपको मालूम है कि उसी के घर से उस स्कूटर की, उन गाड़ियों की चाबियां मिली है जिनके जरिए बम रखे गए, वो रखते वक्त उसको ये पता था कि जब ये फूटेगा तो कई लोग मरेंगे, आप दिल पर हाथ रखकर कह सकती हैं कि आप कहेंगे कि नहीं नहीं इसे फांसी मत दो? मैं आपका सवाल समझ रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक परिवार के दर्द को और एक स्टेट के डिसीजन को आप बिल्कुल कंफ्यूज ना कीजिए। अगर आवाम के लिए एक रूल ऑफ लॉ बनाना चाहिए तो पूरे आवाम के लिए बनाना चाहिए, और आप भी इससे सहमत होंगे कि आपने देखा है कितना आर्बिट्ररी और इनकंसिस्टेंट है फांसी की सजा। आप देखिए, कल उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसने फांसी की सजा सुनाई है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी केस में उन असैसिन्स के जो उन्होंने तब्दीली की थी, फांसी की सजा से उम्र कैद जो उन्होंने आजीवन उम्र कैद दिया था, उसको उन्होंने कायम रखा है। ठीक है दिव्या हमारे साथ ही रहे। सुबह के 7:02 इस वक्त हो चुके हैं और देश को हम इस वक्त ये बताना चाहेंगे कि बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। 6:35 के आसपास याकूब मेमन को फांसी दी गई। नागपुर सेंट्रल जेल में याकूब मेमन को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। बाबू जल्लाद जिसने कसाब को फांसी पर लटकाया था, उसी ने आज 6:35 पर, सूत्र हमें यह बता रहे हैं, याकूब मेमन को भी फांसी पर लटकाया। फांसी के बाद अब शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, यह जानकारी अभी भी हमें मिल रही है। और 9 लोग उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त याकूब मेमन को फांसी दी गई। माना जा रहा है यरवड़ा जेल में, कसाब को जेल में फांसी देने वाले जल्लाद ने, बाबू जल्लाद उसका नाम है, कांस्टेबल है, उसी ने याकूब को फांसी के फंदे पर लटकाया। और रात भर बड़ा ही नाटकीय घटनाक्रम रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और उस याकूब मेमन के वकीलों ने यह कहा कि 14 दिन का समय राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज होने के बाद दिया जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ वो सुनवाई चल रही थी और उसी के बीच डेथ वारंट के अंतर्गत सुबह 3 बजे याकूब मेमन को उसके सेल में जाकर उठाया गया। 3:10 पर उसे नहाने ले जाया गया और सफेद कपड़े पहनाए गए। 3:25 पर मनपसंद नाश्ता दिया गया और 3:40 पर याकूब को प्रार्थना का वक्त दिया गया। सुबह 4:30 बजे याकूब को बैरक से काले कपड़े से मुंह ढककर बाहर निकाला गया। उसके हाथ पीछे की ओर उस वक्त बांधे गए थे, हथकड़ी लगाई गई थी। सुबह 5 बजे बल्कि 5:05 पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद ठीक बाद जैसी जानकारी आई 5 बजे फैसला आने के बाद तहखाने तक उसको ले जाया गया। उसके गुनाह उसको याद दिलाए गए, क्या किया था उसने, जिसमें 257 मासूम लोगों की मौत हुई थी मुंबई में, यह बताया गया। और उसके बाद 6:13 को याकूब को फांसी के फंदे तक ले जाया गया। सुबह 6:35 पर याकूब को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। यह है कल रात भर से लेकर अभी तक की